औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को एंड किया था, दैट वाज ओनरशिप ऑफ बिजनेस, जिसमें हम लोगों ने 3 तरह के ओनरशिप स्टाइल्स को स्टडी किया था। फर्स्ट वाज सोल ट्रेडर, देन पार्टनरशिप एंड देन कंपनी। और तीनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अलग अलग भी स्टडी किया था और साइमल्टेनियसली एंड के ऊपर एक कंपैरिजन के साथ भी आपको टेबल प्रोवाइड किया था। एंड आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर 2 को कवर भी कर लिया है और उसके साथ साथ आपने इसके एमसीक्यूज के ऊपर भी एक अच्छी ग्रिप हासिल कर ली। सर, आज का हमारा टारगेट है चैप्टर 3, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। अब ये वर्ड बिजनेस आपको समझ आता है, हर वो एक्टिविटी जो कि आप कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। ये बात तो आपको क्लियर है। ये जो वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 के बिल्कुल स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन को स्टडी किया था। तो अगर मैं आपको ये एग्जांपल रिकॉल करवाऊं तो आपको इसकी डेफिनेशन भी रिकॉल हो जाएगी। याद करें, 3 लोग थे, तेज रफ्तार था, तलवार था, टोटका यार था, और 3 तरह के टास्क थे, वुड कटिंग, हंटिंग और कुकिंग। और पहले ये तीनों अपना अपना इंडिविजुअल काम कर रहे थे, तो इनको लग रहे थे 9-9 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे और 4 घंटे। और जब इनको मिला दिया तो 2-2 घंटे के हिसाब से इनको लगे फिर 6 घंटे, और आहिस्ता आहिस्ता विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स ये इसको मजीद कम भी कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन था क्या, हम लोगों ने कहा था कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? एक फॉर्मल अरेंजमेंट है जिसमें एक्टिविटीज और टास्क को आप लोग डिवाइड कर लेते हैं, जिससे एक अच्छा प्रोसेस बड़ा इजीली फ्लो कर रहा होता है और आप अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को मीट कर रहे होते हैं। दिस वाज द टर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो सर, ये एक फॉर्मल अरेंजमेंट है। इससे क्या होता है कि आप जॉब स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेते हैं। जब आपने अपने इस एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया ना इनटू वेरियस सेगमेंट्स, कि भाई कटिंग कोई और करेगा, बनाएगा कोई और, हंटिंग कोई और करेगा, और हर उस काम के लिए आपने एक इंडिपेंडेंट बंदे को चुना, तो आपने उनका काम डिवाइड कर दिया, आपने स्पेसिफिक टास्क को असाइन कर दिया, और अब ये ग्रुप में काम कर रहे हैं। पहले इंडिविजुअल काम कर रहे थे, अब ग्रुप में काम कर रहे हैं ताकि कॉमन पर्पस, कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल को अचीव कर सकें। और पहले इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप भी नहीं था। नाउ दे आर वर्किंग एज अ टीम, they are working as partners, and yes, they are utilizing all the organizational resources. पहले हर कोई अपने अपने रिसोर्स के साथ चल रहा था, बट अब जब ये टीम बनी है तो जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं वो इनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सर, इस तरीके से आप कॉमन टारगेट्स, कॉमन गोल्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा फॉर्मल अरेंजमेंट जिसमें तमाम तर एक्टिविटीज, टास्क को डिवाइड कर दिया है और ऐसे डिवाइड किया है कि आप कॉमन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, ताकि हर बंदे की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया जा सके और काम हम उसके नॉर्मल टाइम से बहुत पहले अचीव कर लेते हैं। सर, ये तो बात हो गई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। अब ये 3 तरह के होते हैं, पहला एंटरप्रेन्योरियल, दूसरा फंक्शनल, तीसरा डिविजनल, और चौथा होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे आए कि आप कभी पूछ ले कि भाई कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आपने कहना है भाई एंटरप्रेन्योरियल, फंक्शनल, डिविजनल और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। आइए इसकी एक दास्तान सुनते हैं और इन तीनों को समझते हैं। पहले 3 की बात करेंगे और उसके बाद उसको जोड़ देंगे एक दुखी स्टोरी के साथ,
फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर, विच इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सर हुआ कुछ यूं कि एक मिस्टर ए है और मिस्टर ए को घर से बहुत ताने मिलते थे। इतने ताने मिलते थे कि यार तुम कुछ करते नहीं हो, तुम बेरोजगार हो, तुम सिर्फ हमारे घर का किचन उजाड़ते हो, तुम हमें कमा के कुछ नहीं देते, तुम कमाऊ पूत नहीं हो। तो मिस्टर ए ने एक दिन उधार पकड़ा अपने दोस्त से और एक शॉप रेंट पे ले ली। जज्बाती हो गया था ना, तो उसने एक शॉप रेंट पे ले ली और उस शॉप के अंदर भाई ने ग्रोसरी का काम करना शुरू किया। भाई ने उस शॉप के अंदर ग्रोसरी का बिजनेस स्टार्ट किया। उस छोटी सी शॉप में उसने क्या क्या रखा होगा, कुछ दालें, चावल, चीनी, कुछ गोलियां, कुछ टॉफ़ियाँ, कुछ बोतलें, कुछ चिप्स, जो आप नॉर्मल एक छोटी सी दुकान में देखते हैं, वो उसने दुकान लगा ली। एक स्मॉल शॉप ओपन हो चुकी है मार्केट में, मोहल्ले की दुकान। अब डेफिनेटली शुरू में तो वो इतनी तरक्की नहीं करेगी। हाँ, वक्त के साथ साथ लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, कस्टमर्स आने शुरू होंगे। तो भाई शुरू में तो अकेला काम करता था, 5-6 महीने इसने अकेले सरवाइव किया। कोई इसके पास मुलाजिम तक नहीं था, खुद ही जाता, शॉप खोलता, सामान बेचता, दुकान बंद करता, घर आ जाता। आपको याद आ रहा होगा सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर के अंदर नॉर्मली हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इसका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, तो इसने क्या किया, एक मुलाजिम रख लिया। बिजनेस इतना तरक्की कर गया था कि अब वो अपने बिजनेस से अपने मुलाजिम की जो सैलरी है वो निकाल सकता था। तो 10,000 रुपये के ऊपर एक मुलाजिम उसने रख लिया ताकि वो उसकी हेल्प करा सके एज अ हेल्पर। तो अब ये खुद मालिक है, खुद मालिक, खुद शॉप पर आके बैठता है और अपने नीचे एम्प्लॉयज़ को डील करता है। और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने एम्प्लॉयज़ भी बढ़ा लिए। अब जो शुरू में एक एम्प्लॉय था, अब वो 4 से 5 हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब कस्टमर्स का रुझान बढ़ा और ये सब कस्टमर्स को सही से डील नहीं कर पा रहा था, तो बहुत सारे कस्टमर्स दूर खड़े होकर बातें करते कि यार इसके तो नखरे ही बहुत हैं, नाक मुंह चढ़ाते हैं, पुराने पैसे पे नहीं करते। तो अब इसको ज़रूरत पेश आई कि नहीं, उसने अपना बिजनेस कुछ हद तक एक्सपैंड करना था। आगे तो बढ़ नहीं सकता था, मगर उसने कुछ मुलाजिम रख लिए जो कि उसके बिजनेस में उसको सपोर्ट करने लग पड़े, और ऐसे उसका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता अब तरक्की कर रहा है। जंप टू 5 years ऑनवर्ड्स। 5 साल के बाद क्या हुआ? 5 साल के बाद वही मिस्टर ए इतना कामयाब हो गया कि अब उसने अपनी शॉप को रिप्लेस किया एक डिपार्टमेंटल स्टोर से। अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर कभी गए हों तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि मुख्तलिफ काउंटर्स बने होते हैं। कॉस्मेटिक्स के लिए अलग जगह होती है, फूड आइटम्स के लिए अलग जगह होती है, कपड़ों के लिए अलग सेगमेंट होता है, क्लॉक्स के लिए अलग होता है, फिर बच्चों के कपड़ों के लिए अलग होता है, फैंसी डेकोरेशन आइटम्स के लिए एक अलग सेक्टर खुला होता है, आईटी के लिए अलग होता है। तो किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में कैटेगरीज बनी होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, फंक्शंस डेवलप हुए होते हैं। तो अब ये क्या करेगा? अब खुद ये यहां पे बैठेगा और क्या खुद हर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद होगा? द आंसर इज नो। वो क्या करेगा? हर डिपार्टमेंट को एक एक मैनेजर अपॉइंट कर देगा। यानी कि कॉस्मेटिक्स का एक मैनेजर, ग्रोसरी का एक मैनेजर, फाइनेंस का एक मैनेजर, अकाउंट्स का एक मैनेजर, मार्केटिंग का एक मैनेजर, कॉस्मेटिक्स का एक मैनेजर, आईटी का एक मैनेजर, कपड़ों के लिए एक मैनेजर। उसने मैनेजर रख दिए और हर मैनेजर के नीचे उसने अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर दिया। अब हर मैनेजर के पास 5 से 7 एम्प्लॉयज़ हैं। और कितने डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिपार्टमेंट उसने खोलनी है। तो एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है 4 मंजिला, और हर मंजिल पे 2-2 डिपार्टमेंट्स अगर हों तो वी हैव अ टोटल ऑफ 8 डिपार्टमेंट्स। और 8 डिपार्टमेंट से मुराद है कि 8 मैनेजर, और वो 8 मैनेजर अपने अंदर ऑन एवरेज अगर हर एक के पास 6 भी हों तो 48 एम्प्लॉयज़ के साथ डील कर रहे हैं।
अब वो मिस्टर ए उन 48 एम्प्लॉयज के साथ डील नहीं करेगा, वो 8 मैनेजर्स के साथ डील करेगा और वो 8 मैनेजर्स अपने नीचे अपने अपने एम्प्लॉयज से डील कर रहे होंगे। तो ये है आपका सेकंड स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन स्ट्रक्चर। कट टू 10 ईयर्स ऑनवर्ड, मजीद 10 साल के बाद क्या हुआ, इतनी इसकी डिमांड बढ़ गई कि भाई ने ब्रांचें खोलनी। अब ये ब्रांचें विद इन सिटी भी हो सकती हैं, आउट ऑफ सिटी भी हो सकती हैं। एक ब्रांच लाहौर में है, एक कराची में है, एक फैसलाबाद में है। इवन लाहौर के अंदर 3 ब्रांचें हैं, एक डीएचए में है, एक करीम ब्लॉक में, एक फैसल टाउन में। तो ये है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर। अब हर डिवीजन के अंदर चल क्या रहा है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। और हर डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है? एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी? एक एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर से, जहां पे एक बंदा अपने रेलेवेंट एरिया के अंदर रहते हुए, अपनी रेलेवेंट 4 दीवारी में रहते हुए अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करता गया और उसने एक बड़ा स्टोर खोल लिया। 4 मंजिला स्टोर, हर मंजिल पे 2 डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट को एक मैनेजर दे दिया और अब उसका बिजनेस चल पड़ा। एंड इस तरह के अब उसने 4-5 स्टोर्स खोलने हैं। तो ये कहलाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। डीएचए के अंदर भी डिपार्टमेंट स्टोर खुल गया, कराची में भी, करीम मार्केट में भी खुल गया और फैसल टाउन के अंदर भी खुल गया, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पे खुल गया। तो ये है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं किताब की लैंग्वेज को। सबसे पहले वो कहता है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। सर एंटरप्रेन्योरियल में क्या था? ओनर के पास सारी की सारी डिसीजन मेकिंग की पावर थी और उसने वो पावर किसी को डेलीगेट नहीं की थी। वही बंदा दुकान खोलता, चीजें परचेज करता, आगे बेचता, क्या प्राइस लेनी है, क्या प्राइस देनी है, सारे के सारे फैसले उसके हैं। कब आना है, कब जाना है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। पूरी दुकान उसके इर्द गिर्द घूम रही है और इसके लिए कोई फॉर्मल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने आप को ही मैनेज कर ले तो दुकान ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। ये ऑपरेशंस नॉर्मली सिंपल होते हैं इनमें कोई खास मसला, कोई खास रुकावट नहीं होती है। बहुत ही सिंपल और स्मूथ वे के अंदर ये ऑपरेट हो रहे होते हैं। और आप स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को, और आप खुश रहते हैं। यस, जिंदगी है, आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ बढ़ती है, तो ये ग्रो करेगा। और जब ये ग्रो करेगा तो इसको रिसोर्सेस चाहिए होंगे। विदाउट इंक्रीज इन रिसोर्सेस आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर वो स्ट्रक्चर अब उसके लिए इनएफिशिएंट हो रहा है तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। और रीस्ट्रक्चरिंग करके उसने क्या खोल लिया? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया। अब जिस तरह हर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कॉस्मेटिक का, ग्रोसरी का, कपड़ों का, ये वो, इसी तरह कंपनी में क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, अकाउंट्स का अलग होता है, एचआर का अलग होता है। और हर डिपार्टमेंट को एक एक मैनेजर अपॉइंट किया होता है। यहां पे होगा, लेट सपोज अगर ये मिस्टर ए है, लेट से मिस्टर ए डायरेक्टर है कंपनी का, तो यहां पे मिस्टर बी मैनेजर एचआर, मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर मार्केटिंग और मैनेजर प्रोडक्शन। और हर मैनेजर के नीचे कुछ एम्प्लॉयज दे दिए, 4-4, 5-5, और ये कंपनी चल रही है। इस बंदे ने एक्स से पूछना है, डी से पूछना है, सी से पूछना है और बी से पूछना है। इन एम्प्लॉयज से इसने राब्ता नहीं रखना, क्योंकि अगर ये इन एम्प्लॉयज से डील करना शुरू हो जाएगा तो फिर गई भैंस पानी में। फिर इनका क्या फायदा? इन्होंने काम करवाना है, इस मिडिल लेयर ने काम करवाना है, नीचे वाले एम्प्लॉयज ने काम करना है। और
काम किसके लिए किया जा रहा है? फॉर मिस्टर ए। देन मजीद तरक्की होती है, मजीद रीस्ट्रक्चरिंग होती है, और अब क्या बनेगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। अब यही चीज अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि अगर मेरा एक फंक्शन कराची में है, एक फंक्शन लाहौर में है, तो कराची के लिए भी मुझे मार्केटिंग का बंदा चाहिए, अकाउंट्स का बंदा चाहिए, प्रोडक्शन का बंदा चाहिए, एचआर का बंदा चाहिए। लाहौर के लिए भी एचआर चाहिए, अकाउंट्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए और प्रोडक्शन चाहिए। फैसलाबाद में जाऊंगा तब भी मुझे इन चारों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर तो नहीं हूं, ऊपर तो मिस्टर ए ही है, डायरेक्टर तो वही है, मगर अब उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको हर डिवीजन के लिए, चाहे लाहौर के लिए हो चाहे कराची के लिए हो, हर डिवीजन के लिए हर डिपार्टमेंट का हर मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि अपने अपने डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हम लाहौर के मार्केटिंग को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते कराची की मार्केटिंग के लिए। कराची के प्रोडक्शन विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर लाहौर का प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ये इसको लायबल है और एट द एंड ये इसको लायबल है। क्रॉस लायबिलिटी यहां पे देखने को नहीं मिलती है। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, कंपनी अपनी ब्रांचेस बनाती है, तो उसको डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। तो लार्ज कंपनीज आर स्ट्रक्चर्ड एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशंस। डिविजन्स को हम समटाइम्स ब्रांचेस भी कह देते हैं, और ये सिमिलर है टू स्टैंड अलोन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो सिर्फ ये हिस्सा, लेट मी ड्रॉ इट हियर, सिर्फ ये हिस्सा, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है। अच्छा, एक मालिक, इसके नीचे 2 एम्प्लॉयज, ये एंटरप्रेन्योरियल है। तो हर डिवीजन के अंदर फंक्शन छुपा है और हर फंक्शन के अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर की झलक हमें देखने को मिलती है। फिर आप अपने डिविजन्स किसी भी तरह से बना सकते हैं। इट कैन बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। भाई टीवी की मार्केट अलग है, मोबाइल की मार्केट अलग है, एसी की मार्केट अलग है, फ्रिज की मार्केट अलग है, वाटर कूलर की मार्केट अलग है, एलसीडीज की मार्केट अलग है, लैपटॉप्स की मार्केट अलग है। बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरिया, लाहौर की मार्केट, कराची की मार्केट, फैसलाबाद की मार्केट। बेस्ड ऑन कस्टमर्स, महंगे वाले कस्टमर, सस्ते वाले कस्टमर, इंडस्ट्रियल सार्फिन और कमर्शियल या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस। बैंक्स के अंदर भी लोन का डिपार्टमेंट अलग होगा, सेविंग्स का अलग होगा, लैंडिंग का अलग होगा, और फाइनेंसिंग का, लीजिंग का, हायर परचेज का अलग होगा। तो आप किसी भी तरह से अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। डिविजनल वर्ड निकला ही डिवाइड से है कि आपने सेग्रीगेट कर दिया है, आपने तोड़ दिया है। दिस इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहां पे एक दुखी कहानी हमारे सामने आती है। अगर आप लोग जरा गौर करें, सिर्फ इस स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने गौर करना है, तो ये है ओनर, ये है मालिक। मालिक की एक लाहौर में ब्रांच है, एक कराची में ब्रांच है, एक ब्रांच इस्लामाबाद में। लाहौर की ब्रांच को डील कर रहा है मिस्टर एक्स, कराची की ब्रांच को डील कर रहा है मिस्टर वाई, इस्लामाबाद की ब्रांच को डील कर रहा है मिस्टर जेड। और हर ब्रांच के अंदर उसके अपने अपने मार्केटिंग, एचआर, अकाउंट्स और प्रोडक्शन की टीम है। मार्केटिंग, एचआर, अकाउंट्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, अकाउंट्स और प्रोडक्शन। एक सीए कहां पे होगा? सीए को आप कहां पे प्लेस करेंगे? क्या वो मार्केटिंग का चीता है? नहीं। क्या वो एचआर का चीता है? नहीं। क्या वो प्रोडक्शन का चीता है? नहीं। सीए कैन बी दिस पर्सन, this person and this person, और इनके नीचे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं।
इनके नीचे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो काम कर कौन रहा है, काम करके कौन दे रहा है, ये लोग। काम करवा कौन रहा है, ये लोग। और किसके लिए किया जा रहा है, इस मालिक के लिए किया जा रहा है, इस ओनर के लिए किया जा रहा है। सर दुख की बात तो ये है कि आप ना तो ऊपर खड़े हैं ना सेंटर में खड़े हैं, आप खड़े हैं काम करने वालों में। मतलब इतनी पढ़ाई करके भी आपने जाके काम ही करना है, तो फिर फायदा ऐसे सीए का, फिर सीए छोड़ देते हैं। आपको पता है कैफ के जितने भी पेपर्स हैं आपके, कोई भी ऐसा पेपर अभी तक आपको नहीं मिला जो कि आपको बिजनेस सिखाए। अगर आपको लोगों से काम करवाना आ गया तो आप एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कहला सकते हैं। आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए लोगों से काम करवाने की, मगर उसके लिए आपने पहले कभी ना कभी वो काम किया हो ताकि लोग आपको धोखा ना दे जाए। तो दुखी स्टोरी क्या है, दुखी स्टोरी ये है कि आप अक्सर और बेशतर यहां पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप घबराते हैं, शाय फील करते हैं कि पता नहीं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, अगला बंदा माइंड कर जाएगा, वो सुन लेगा तो एतराज़ करेगा, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे बस लिखना आता है, मुझे बस जाके पेपर देने आते हैं। तो इस तरह तो आप सीए बनने वाले नहीं हैं। आपको खुद के अंदर एक पर्सनल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, बोलने वाली, प्रेजेंट करने वाली। और जब तक आप ये स्किल डेवलप नहीं करेंगे आप कभी भी इस लेवल से इस लेवल तक नहीं आ पाएंगे। हो सकता है कि ये मिस्टर एक्स एक बीबीए का बंदा हो, मिस्टर वाई एमबीए का बंदा हो, और सोने पे सुहागा मिस्टर जी ने शायद बीकॉम किया हो, या शायद ये इंजीनियरिंग साइड से हो, मगर इन तीनों को काम करवाना आता है। इनको जो भी मसला आएगा, इन एम्प्लॉयज को जो भी मसला आएगा, ये अप्रोच करेंगे अपने टेक्निकल हेड्स को। मगर ये टेक्निकल हेड्स किसके पास जाएंगे? एडमिन मैनेजर्स के पास। और वो एडमिन मैनेजर कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड। तो आपने अपने आप को यहां पे प्लेस करना है। आपकी प्लेस ये है, ये नहीं है। ये जो अकाउंट्स है बेसिकली यहां पे वो लोग होते हैं जो कि एंट्रियां पास करते हैं। बी कॉमर्स ने यहां बैठना है, एमबीएस ने यहां बैठना है, बीबीएस ने यहां बैठना है। भाई आप या तो ओनर बनेंगे या सेकंड लेयर पे आएंगे, या सीईओ बनेंगे या सीएफओ बनेंगे। आपने हेड ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफ फाइनेंस नहीं बनना। क्यों? ये तो काम कर रहे हैं, तो आपको काम करवाना आना चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब क्या सीन है कि एक ओनर है, एक ओनर के नीचे 3 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच के अंदर 4 डिपार्टमेंट्स खुले हैं। जरा काउंट कीजिएगा इस ओनर को कितने लोगों को सैलरी देना पड़ रही है। भाई 3 ये हैं और 4 4 4 12, 3 + 12 15, 15 लोगों को ये भाई सैलरी पे कर रहे हैं। 15 लोगों को ये भाई सैलरी पे कर रहे हैं। क्या हमें कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है? नजर तो आ रही है कि हर शहर के अंदर सेम डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। मार्केटिंग यहां भी था, मार्केटिंग यहां भी है, यहां भी है। एचआर इधर भी था, इधर भी है, इधर भी है। अकाउंट्स इधर भी मेंटेन हो रहे हैं, यहां भी हो रहे हैं, यहां भी हो रहे हैं। प्रोडक्शन यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है, और यहां भी हो रही है, और एक जैसी हो रही है, एक जैसी हो रही है। अब क्या करें? कॉस्ट कट करनी है, कॉस्ट बचानी है। महंगाई बहुत है, 15 लोगों को सैलरी पे करने के बाद ओनर की जेब में कुछ नहीं बच रहा, वो बहुत दुखी बैठा हुआ भाई, मालिक बहुत दुखी है। इनको हटा नहीं सकता एक्स वाई जी को, क्योंकि ये तो काम करवा के दे रहे हैं। तो नीचे जो आपको कॉमन नजर आ रहे हैं ना, हर ब्रांच के अंदर सेम डिपार्टमेंट्स, तो ओनर क्या करेगा? ओनर ये कहेगा कि भाई एक काम करो, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को सामने बिठाओ,
यानी कि यहां से मिस्टर ए सामने आएगा, ए के साथ ई आएगा और ई के साथ ये आई आएगा। ये सारे कौन है? मार्केटिंग वाले। इन तीनों में से चूज करो कि बेहतरीन बंदा कौन सा है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको रखेंगे, बाकी दो को निकाल देंगे। लेट्स से मिस्टर ए को रख लिया, बाकी को निकाल दिया। इसी तरह एचआर में से बी भी है, ई भी है, जे भी है। एनालाइज किया, पता चला ई अच्छा है, ई को रख लिया, बाकियों को निकाल दिया। ई को रख लिया, बाकियों को फारिग कराया। तो अब अगर इस तरह होने लगे तो ये कुल मिला के हो जाएंगे 1 2 3 4। हर डिपार्टमेंट का एक बंदा, चाहे वो लाहौर बैठा है, कराची बैठा है या इस्लामाबाद बैठा है। 4 4 जमा 3 7। अब कॉस्ट कट हो गई है, पहले 15 को सैलरी दे रहा था, अब वो बंदा 15 की बजाय 7 लोगों को सैलरी देगा। अब जो बेनिफिट मिलेगा वो किसके पास जाएगा? वो ओनर के पास जाएगा। मगर ये कब होगा, कैसे होगा, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अभी तक हमने ये कहा कि लेट्स से 2 बंदे यहां से निकाले हैं, एक यहां से निकाला और एक यहां से निकाला। अब 2 बैठे हुए लाहौर में, एक बैठा हुआ कराची में, एक बैठा हुआ इस्लामाबाद में। और अब हर एक के ऊपर जिम्मेदारी अपनी ब्रांच की नहीं है, सबकी, पूरे ग्रुप की आ गई है। हर ब्रांच की जिम्मेदारी एक बंदे पे आ गई है। तो ओनर क्या करेगा? ओनर कहेगा कि भाई एक काम करो, उठो यहां से, मेरे पास आके बैठो। ओनर कहां बैठता है? हेड ऑफिस में। तो ओनर इन चारों को बुलाएगा और अपने पास हेड ऑफिस में बुला लेगा। प्रोडक्शन के लिए मिस्टर ए आ गया, फाइनेंस के लिए बी आ गया, मार्केटिंग के लिए सी आ गया, एचआर के लिए डी आ गया। हर बंदा उठा और ओनर के साथ आके हेड ऑफिस में बैठ गया। ये है आपका हेड ऑफिस। हर बंदा हेड ऑफिस में आके बैठ चुका। कौन सा बंदा? ये एडमिन मैनेजर्स नहीं है, ये टेक्निकल मैनेजर्स हैं सर। ये और ये हैं आपके टेक्निकल मैनेजर्स। क्यों? इनके पास टेक्निकल नॉलेज है अपने अपने रेलेवेंट फील्ड की। प्रोडक्शन के लिए ये बंदा चूज किया था, ये चीता है प्रोडक्शन का, ये बी फाइनेंस का चीता है, ये सी मार्केटिंग का चीता है, ये डी एचआर का चीता है। और जिन्होंने काम करवाना था उनको अपने अपने शहरों में रहने दिया। एक्स लाहौर में है, वाई कराची में और जेड फैसलाबाद में। तो इनको या इनकी जगह चेंज नहीं की। अब ये बैठेंगे कुर्सी के ऊपर और ये काम करवाएंगे एम्प्लॉयज से। ये सारे क्या हैं? ये एम्प्लॉयज हैं, ये काम करवा रहे हैं एम्प्लॉयज से। एट द सेम टाइम अब हर एक एम्प्लॉय 2 लोगों को अकाउंटेबल है, अपने लाइन मैनेजर को भी और अपने टेक्निकल मैनेजर को भी, एडमिन मैनेजर को भी और टेक्निकल मैनेजर को भी। मिस्टर ई, ये लेट्स सपोज का नाम है E26। तो ये E26 को अगर कोई मसला आएगा बैठने में, एनवायरनमेंट में, गेट के ऊपर लड़ाई हो गई है, आग लग गई है, कुछ हो गया है, तो वो ए के पास नहीं जाएगा, बी के पास नहीं जाएगा, सी डी के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा अपने एडमिन मैनेजर के पास, यानी कि मिस्टर जी के पास। तो ये बंदा है, ये बंदे हैं एडमिन मैनेजर्स। और अगर E26 को मसला आएगा, प्रोडक्शन के अंदर कोई बात समझ नहीं आ रही है, कोई रॉ मटेरियल कैसे यूज करना समझ नहीं आ रही है, प्लांट चलते चलते रुक गया है, मसला प्रोडक्शन का है, तो जाएगा किसके पास? मिस्टर ए के पास। और मिस्टर ए कहां बैठा है? क्या लाहौर बैठा है? नहीं। क्या कराची बैठा है? नहीं। क्या फैसलाबाद बैठा है? नहीं। हो सकता है कि इनका हेड ऑफिस लाहौर में ही हो, मगर वो लाहौर की फैक्ट्री में नहीं है, लाहौर की दूसरी बिल्डिंग में जहां पे हेड ऑफिस है वहां पे बैठा है, ओनर के साथ वाली कुर्सी पे। तो ये बैठा होगा ओनर और उसके साथ ये 2 बंदे यहां बैठे होंगे और ये 2 बंदे
यहां बैठ के काम कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये क्या है, ये अपने अपने शहरों में है और ये हेड ऑफिस है। सो दिस इज हाउ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वर्क्स। दिस इज हाउ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वर्क्स। एक मसला आएगा यहां पे कि अब एक बंदे ने 2 लोगों को रिपोर्ट करना है। अगर Z लेकर आएगा ना काम E26 के पास, वो कहेगा सर वो मिस्टर ए ने काम दिया हुआ है। एक ही काम बोलेगा सर वो Z ने काम दिया हुआ है। तो अब ये बड़ी आसानी से दोनों को चूना लगा सकता है भाई। काम कोई भी नहीं करेगा, बस ये कहेगा सर वो दूसरे बंदे ने काम दिया हो तो मैं उनका काम कर रहा हूं, आपका इसके बाद कर दूंगा। और हो सकता है कि जब ये बार बार एक्सक्यूज करे तो इन दोनों मैनेजर्स को आपस में लड़वा दे। टसल इज ऑलवेज पॉसिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ मैनेजर्स, एक एडमिन और एक टेक्निकल। डिविजनल मैनेजर्स XYZ आर अपॉइंटेड विद द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल डिविजन्स ऑन एडमिन बेसिस। और जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं ABCD, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है और वो कहां बैठ रहे हैं, हेड ऑफिस में, और वो क्या लेंगे, डिसीजंस रिगार्डिंग टेक्निकल इश्यूज। यस, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं भाई। डिवीजन वाला कहेगा ये काम जल्दी से कर दो, मगर मार्केटिंग कहेगा नहीं यार अभी ये मेरा काम कर रहा है, फटा गया। दोनों मिलके एम्प्लॉय को भी प्रेशराइज कर सकते हैं, दोनों का काम आ गया, अब लोड आ गया, बर्डन आ गया, अब क्या किया जाए। एंड एम्प्लॉय कैन ऑल्सो रिफ्यूज अ मैनेजर सेइंग कि भाई मैं दूसरे बंदे का काम कर रहा हूं सर। तो मैट्रिक्स के साथ अथॉरिटी और कमांड, ये चीज तो आपने देखनी है। अगर आपने कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट ऐड करना हो, लेट्स से ये कहते हैं कि हमने अगली ब्रांच खोलनी है सियालकोट में, तो ठीक है सियालकोट में जाना है, चले जाएं, यहां पे मिस्टर के को बिठाएं, बाकी काम दोस्तों सारे के सारे A B C और D ने करने। बस हर नए प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक नया एडमिन का बंदा चाहिए, उसको बिठा लें, बाकी सारे काम ऑटोमेटिकली जिस तरह बाकी में हो रहे हैं यहां पे भी हो जाएंगे। तो इस केस में नया सेटअप खोलना कोई मुश्किल चीज नहीं है। और यहां पे जो फंडा है वो ये है कि भाई काम पूरा होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, देर कर रहे हो, शाम में कर रहे हो, अगर काम हो रहा है तो बस काम हो रहा है। ओके, तो ये थे हमारे पास 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बात की। नाउ वी टॉक अबाउट कि कंपनीज के अंदर काम होता कैसे है। 2 टर्म्स हैं, बल्कि 3 टर्म्स हैं, एक जॉब स्पेशलाइजेशन, एक डिपार्टमेंटलाइजेशन और एक रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, जैसे जैसे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ रहा है, पिछला वाला इनएफिशिएंट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगले की तरफ मूव कर जाऊंगा। भाई मुझे लगा कि भाई ये जो एंटरप्रेन्योरियल है ये मजे का नहीं है, मेरी नीड बढ़ चुकी है, अब वो मुझे इनएफिशिएंट लग रहा है, मैं कहां आऊंगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर या फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। ये मजे का नहीं है, इसमें काम कर चुका हूं, आगे बढ़ना है, अपने आप को रीस्ट्रक्चर करूं, कहां पे ले आऊं, डिविजनल में। मजीद आगे बढ़ना है तो कहां पे जाऊंगा, मैट्रिक्स के अंदर। तो ये है आपकी रीस्ट्रक्चरिंग। फिर जॉब स्पेशलाइजेशन, याद करें वो 3 लोग, हर एक को उसके रेलेवेंट काम में स्पेशलाइज कर दिया, इसको आप कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। एक बंदा तलवार, उसको लगा दिया दरख्त काटने पे, टोटका यार को लगा दिया खाना बनाने पे, और तेज रफ्तार को लगा दिया हंटिंग करने पे। तो आपने लेबर को ऐसे डिवाइड किया है कि आप उनकी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। टास्क आर ब्रोकन डाउन एंड डिवाइडेड इनटू जॉब्स। अब इसके अंदर भी आप मजीद हाई और लो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि एक बंदा उसके अंदर मास्टर बन जाए,
तो फिर आप अगले 5 साल उस तेज रफ्तार से हंटिंग करवाएं, अगले 5 साल उस टोटका यार से सिर्फ कुकिंग करवाएं, तलवार से सिर्फ दस्त कटवाएं, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रोटेट ना करें, उनको जहां पे हैं वहीं पे वो काम स्पेशलाइज तरीके से सीखने दें। भाई अगर एक सेल पर्सन मौजूद है एक स्टोर में और वो टीवी बड़े अच्छे बेचता है, उसमें स्किल है, तो अगले 5 साल का टाइम दें, उसको इतना इनकरेज करें, इतना बूस्ट करें कि वो अपने उस सेक्टर का बादशाह बन जाए, रादर कि आप उसको वहां से हटाएं, मोबाइल्स में भेज दें, किसी और जगह में भेज दें, तो आप उसकी स्किल को तोड़ रहे हैं। तो यू नीड स्पेशलाइजेशन। एक टीचर ऑडिट बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसको पढ़ाने दो, नहीं, उठो कॉस्ट पढ़ाओ, उठो टैक्स पढ़ाओ, उसमें वो स्किल नहीं है, वो स्किल डेवलप करने में टाइम लगेगा, बट अगर वो ऑडिट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको वहां पे नाम बनाने दिया जाए। तो जॉब स्पेशलाइजेशन क्या है कि आप लेबर को डिवाइड करते हैं उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, और आप चाहते हैं कि टास्क को तोड़ दिया जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो बंदे अपने टास्क को परफॉर्म करें और उसके अंदर कामयाबी हासिल करें विद हाई स्पेशलाइजेशन। बट ये टाइम टेकिंग होती है। और अगर आप में सब्र का जो रेशियो है वो कम है और आप चाहते हैं कि नहीं फौरन से फ्लेक्सिबिलिटी आए, मुझे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है, एक ही बंदा हो जो कि मार्केटिंग भी जानता हो, प्रोडक्शन भी जानता हो, ये भी करे वो भी करे, ये है लो स्पेशलाइजेशन। नॉर्मली जो आपके एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं ना, ये होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड इन डूइंग ऑडिट्स, और जो आपके इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं ये होते हैं लो स्पेशलाइज्ड। लो क्यों? इनको कंपनी हर जगह पे डाल रही होती है, जाओ सेल्स में जाके चेकिंग करो, जाओ परचेज में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ। देन वी हैव डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स, हंटिंग को अलग कर दिया, वुड कटिंग को अलग कर दिया, कुकिंग को अलग कर दिया। जब अलग कर दिया फिर ढूंढने गए कि हर डिपार्टमेंट के लिए अच्छा मैनेजर कौन सा होगा। ये क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि आपने डिफरेंट डिवीजन्स बना दिए हैं, और जब बना दिए तो अब उसके अंदर उन मैनेजर्स को अपॉइंट करना है जो कि वहां पे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये रिजिड है, अगर आपने एक दफा एक बंदे को अपॉइंट कर लिया, अब आप उसको निकलने नहीं दे रहे हो, तो भाई एक टाइम आएगा वो थक जाएगा, ऑटोनमस हो जाएगा, वो अपने काम से बोर हो जाएगा, वो काम दिल से नहीं करेगा, मर जाएगा। और अगर आप लूज रख के बैठे हैं और उसके बाद फ्रीडम है, तो वो कभी भी कोई भी काम नहीं करेगा। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, फिर वहाँ है तो फिर यहाँ पर है। तो हमेशा बैलेंस रखना है, ना इतना हाई करना है ना इतना लो करना है। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दो वर्ड्स हैं, वी हैव चेन ऑफ कमांड एंड वी हैव स्पैन ऑफ कंट्रोल। चेन ऑफ कमांड क्या है? चेन ऑफ कमांड कहते हैं आपके इमीडिएट बॉस कौन सा, आप किसको इमीडिएट रिपोर्टेबल है, दिस इज चेन ऑफ कमांड। हायरार्की, सीईओ, सीईओ के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये है चेन ऑफ कमांड। सीईओ, सीईओ के बाद वीपी, वीपी के बाद डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद मैनेजर। और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि एक बंदा अपने नीचे कितने बंदे बर्दाश्त कर सकता है, कितने बंदों को चला सकता है, दिस इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये देखिए, लेफ्ट पे चलते हैं पहले। ए के नीचे दो बंदे हैं, बी और सी। ए का स्पैन ऑफ कंट्रोल है 2, यानी कि ये दो बंदों को बर्दाश्त कर सकता है। ए जो है वो दो लोगों को बर्दाश्त कर सकता है, इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है 2। बी के नीचे भी दो बंदे हैं, सी के नीचे भी दो बंदे हैं, ई के नीचे भी दो बंदे हैं, जी के नीचे भी दो हैं, जे के नीचे भी दो हैं। जिनके नीचे नहीं है, जैसे आई के नीचे नहीं है तो ये 0 है, ये 0 है, इस तरीके से।
ये है स्पैन ऑफ कंट्रोल। और ये जो सीक्वेंस में बना हुआ है ये है हायरार्की। ये क्या है? हायरार्की या चेन ऑफ कमांड। अब देखें, लेट्स से ये मिस्टर ओ है, मिस्टर ओ को छुट्टी चाहिए। मिस्टर ओ ने अर्जी दी किसको? अपने इमीडिएट बॉस को, मिस्टर एम को। मिस्टर एम ने मिस्टर एल से रब्ता किया, एल ने वो आगे फॉरवर्ड की मिस्टर के को, के ने आगे दी मिस्टर जी को, जी ने आगे दी मिस्टर ई को, उसके बाद आगे गई मिस्टर बी के पास और फिर गई मिस्टर ए के पास। और मिस्टर ए को बताया कि भाई वो ओ को छुट्टी चाहिए। क्यों? उसने शादी पे जाना। ए ने बी को बताया, अप्रूव्ड, बी ने आगे दिया, उसने आगे दिया, आगे आगे करते 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 एंड के ऊपर जब इसके पास अनाउंसमेंट आएगी, हाँ तुम्हें छुट्टी मिल गई, मुबारक हो, वो कहेगा कि भाई जिनके तरफ जाना था अब तो उनका बच्चा पैदा होने वाला। आपने टाइम ही इतना लगा दिया, आपकी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा स्लो हो गई है। तो इस स्ट्रक्चर को, जिसमें आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? नैरो है। चेन ऑफ कमांड लंबी है, टॉल है, हम कहते हैं ये नैरो स्ट्रक्चर कहलाता है या टॉल स्ट्रक्चर कहलाता है। टॉल क्यों? क्योंकि चेन ऑफ कमांड एक ट्री की मानंद बहुत लंबी आ रही है। तो ये टॉल है फॉर चेन ऑफ कमांड एंड नैरो है फॉर स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो मीन्स छोटा, कम तादाद में। और अगर मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हो कि मिस्टर ए के नीचे 5 लोग हैं, फिर ई के नीचे मजीद 5 लोग हैं, फिर के नीचे 5 लोग हैं, तो यहां पे स्पैन ऑफ कंट्रोल 5 का है, 5 का है और 6 का है। 2 से ज्यादा है, ये फैला हुआ है। वो नैरो था, ये वाइड है। वो नैरो था मगर ये क्या है? दिस इज वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये टॉल स्ट्रक्चर में था, ये जरा फ्लैट स्ट्रक्चर में है, ये फैला हुआ ज्यादा है। वो लंबाई में ज्यादा था, ये फैलावट में ज्यादा है। इसमें क्या है? वाइड फ्लैट में क्या होता है? लेयर्स कम है मगर हर लेयर के अंदर एम्प्लॉयज ज्यादा है। लेयर्स बेशक कम है मगर हर लेयर के अंदर देयर आर मोर एम्प्लॉयज। और यहां पे लेयर ज्यादा है मगर पर लेयर एम्प्लॉय क्या है? वो लेस है, जिसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। पढ़ लेते हैं। सर व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? ए के नीचे बी और सी, बी के नीचे डी और ई, सी के नीचे एफ के नीचे आई और डी के नीचे 2 बंदे हैं, ई के नीचे कोई बंदा नहीं है। दिस इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। ए का क्या है? 2, बी के 2, सी का 1, एफ का 1, डी के 2 और ई का 0। ईच मैनेजर है स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। हर मैनेजर के पास स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं। लेयर्स ज्यादा हैं। लेयर्स क्या है? ज्यादा हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मल स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, हिचकिचाहट ज्यादा होती है। सुपरविजन बड़ी प्यारी होती है, क्लोज, क्योंकि देखने के लिए 2 ही बंदे हैं ना। तो अगर क्लास में 2 बच्चे हों एज कम्पेयर टू 20 बच्चे, तो उन 2 बच्चों के ऊपर हमारी नज़र ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा फोकस के साथ उनको पढ़ा रहे होंगे। टास्क स्पेशलाइजेशन, लोग कम हैं, टास्क उतने ही हैं। हर बंदा कुछ ना कुछ टास्क करेगा और उसके अंदर स्पेशल स्किल्स अपनी डेवलप करेगा। किसी को भी काम मिलने से रह नहीं जाएगा। हर एक बंदा काम लाजमी कर रहा होगा, कोई फ्री नहीं बैठा होगा। रोल्स टाइटल्स के लिए जंग चढ़ रही होगी, लोग कम है ना तो जंग में होंगे। और वर्टिकल के मगर बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी। वाइट फ्लैट में क्या होता है? वाइट फ्लैट में ये है कि ए है, ए के नीचे 6 बंदे हैं और ई के नीचे आगे 5 बंदे हैं, तो इसका 6 हो गया और इसका स्पैन क्या है? 5 का। यहाँ पे दोस्ती यारी काफ़ी ज़्यादा है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। बॉस और सबऑर्डिनेट आपस में रिस्पेक्ट तो करेंगे मगर इक्वल ट्रीटमेंट के साथ चल रहे होंगे। दोस्ती यारी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पाया जाता है। टीम वर्क होगी, कॉपरेशन हो रही होंगी, लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो रहे होंगे, दोस्ती होगी।
काम डेलीगेट किया जा सकता है अपने सब ऑर्डिनेट्स को, क्यों? सारे एक ही लेवल पे तो हैं, कोई खास रंजिश नहीं होगी, कम्युनिकेशन फास्ट होगी, वर्टिकल होगी, और डिसीजन मेकिंग फ्लेक्सिबल और क्विक तरीके से की जा सकती है। फिर एक सवाल आता है कि सर वाइड करें या फ्लैट करें? तो अक्सर वाइड को प्रेफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो बिजनेसेस रैपिडली चेंज हो रहे हैं, ऐसे बिजनेसेस जो कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, वहां पे आपको डिसीजन मेकिंग क्विक करनी पड़ती है। यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, और ये कॉस्ट कट करती है। क्यों? अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये मैनेजरियल लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। इनका मैनेजर कौन है? बी। इनका मैनेजर कौन है? डी। सिर्फ इस एक बंदे के लिए एक मैनेजर है। ये एफ को कौन मैनेज कर रहा है? सी। और फिर आगे एफ किसका मैनेजर है? आई का। तो मैनेजर, सब मैनेजर, और ये बेचारा एम्प्लॉय। तो इसमें क्या है कि एक बंदा सबको लेके चल रहा है, तो मैनेजर्स की कॉस्ट कट हो जाती है। किसमें? वाइड फ्लैट के अंदर कॉस्ट सेविंग्स होती हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स। ये दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक सेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। सर सेंट्रलाइजेशन ये है कि तमाम तर ताकत किसके पास है? हेड ऑफिस के पास है, और इस हेड ऑफिस ने डिसाइड करना है कि कौन सी ब्रांच क्या करेगी। ये है सेंट्रलाइजेशन। एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? कि आपने लो लेवल के ऊपर इख्तियार दे दिए, ब्रांचेस को अपना अपना काम करने की इजाजत दे दी है। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर जो हेड ऑफिस है उसके पास सारी अथॉरिटी रिटेन होती है, और वही तमाम तर इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा होता है। मगर डिसेंट्रलाइज में क्या होता है? सर डी में ये होता है कि आप यूनिट लेवल के ऊपर, लो लेवल के ऊपर चीजें डेलीगेट कर रहे होते हैं। तो अब आपने देखना है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करना है, सेंट्रलाइज करना है या डिसेंट्रलाइज करना है। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। सेंट्रलाइज में क्या होता है? कॉस्ट कट, डिसीजंस ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, शायद जल्दी ना हो मगर इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं, और अच्छे डिसीजंस लिए जाते हैं। क्यों? हेड ऑफिस इन्वॉल्व है और वो सब ब्रांचेस को इक्वल ट्रीट करके इनका इक्वल तरीके से सोच रहा होता है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है? सर इसके अंदर ब्रांच को पता है कि यूनिट लेवल के ऊपर उनको क्या क्या मुसीबतें नजर आती हैं, वो किन चीज़ों से, किन कर्व से गुजरते हैं। अथॉरिटी टू मैनेजर्स दी जाती है जो कि उनको मोटिवेट करती है। डिसीजंस अपने लिए वो ज़्यादा क्विक ले लेते हैं। क्यों? वो पूरी कंपनी का नहीं सोच रहे, सिर्फ अपनी ब्रांच का सोच रहे हैं। तो ये इनके फायदे नुकसान हो गए। देन वी हैव टू कॉन्सेप्ट्स लेफ्ट, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड होता है, और दोनों आते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। यानी कि अब हमने ताल्लुक बनाना है कंपनी के बाहर जाके। दो बातें हैं, एक आउटसोर्सिंग और एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। पहले समझते हैं व्हाट इज आउटसोर्सिंग। लेट्स से मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कुर्सियां प्राइवेट लिमिटेड, और नाम से जाहिर है हम क्या बनाते होंगे? चेयर्स। हम कुर्सियां बनाते हैं। हमारा मेन बिजनेस ये है कि हमने चेयर्स को मैन्युफैक्चर करना, जिसके लिए हमारे पास स्टाफ भी है, हमारे पास रेलेवेंट मशीनरी भी है, और ये हमारा कोर मेन बिजनेस है। इसके अलावा हम लोग काफ़ी कम कोई और काम करते हैं। क्यों? हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब स्पेशलाइजेशन चेयर्स बनाने में, और हमारे पास जो मशीनरी है, जो रिसोर्सेज हैं, वो भी इसी पर्पज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सर लेट्स से एक दिन एक कस्टमर आता है और आके कहता है कि भाई मुझे ये रोस्ट्रम आपसे बनवाने हैं। कितने? जी 3000 रोस्ट्रम आप मुझे बना के दें, 3000 रोस्ट्रम्स। अब हमारे पास तो इसकी स्किल नहीं है, तो हम जल्दबाजी में कोई प्राइस कोट नहीं कर सकते,
ये कस्टमर हमारा पुराना है और इसने हमसे चेयर्स भी बाय की हुई हैं, तो ये कहीं जाएगा नहीं। तो आप कस्टमर को कराएं कुछ थोड़ा सा वेट। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या कबूल करें या कबूल ना करें। ना करेंगे तो शायद वो कस्टमर दोबारा आपके पास चेयर्स के लिए भी ना आए। क्यों? आप जब उसको ज़रूरत पड़ी आप जवाब दे रहे हैं, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की वो भी नहीं आएगा। तो आपने हाँ कर दी। जब हाँ कर दी है, अब दो बातें हैं, या मैं एक नया सेटअप लगाऊं, नई मशीनरी लाऊं, नया स्टाफ लाऊं, सब कुछ करूं सिर्फ 3000 रोस्ट्रम्स के लिए, या मैं मार्केट में उतरूं और ढूंढूं कोई ऐसा कारीगर मिल जाए जो कि मुझे रोस्ट्रम तैयार करके दे दे। और इत्तफाकन मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया, उससे रेट लिया, उसने कहा सर वो 3000 रुपया मैं पर रोस्ट्रम आपसे लूँगा और आपको बना दूंगा। आपने कहा नहीं भाई 3000 बहुत ज़्यादा है, 3000 रोस्ट्रम्स है, यानी कि 90 लाख रुपए का ऑर्डर है, तो ये तो ज़्यादा कॉस्ट है। तो उसने कहा सर परेशान ना हो, बड़ा ऑर्डर है और हम रहे छोटे मजदूर, हम आपको डिस्काउंट करके ये बना देंगे 3000 से 2000 रुपये के ऊपर। हम आपको 2000 रुपये के ऊपर आफ्टर डिस्काउंट ये तैयार कर देंगे। आपने कहा ठीक है, डन, डील डन हो गई। आप गए वापस अपने कस्टमर के पास, उससे जाके बात की और कहा कि यार देखो तुम्हें भी पता है कि हम लोग चेयर्स बनाते हैं, हमारा ये काम तो है नहीं। अब आपने करानी फिल्म कि यार देखो तुम आए हो, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम हमारे पुराने कस्टमर हो, हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारे लिए एक सेटअप बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चलो हम तुम्हें बना देते हैं उसके बाप दादा के सर पे एहसान करके। 4000 रुपया डन। उसने कहा नहीं भाई 4 तो बहुत ज़्यादा है, आप 3 में डन कर दें। आपने कहा डन डन डन। क्यों? जेब से कुछ जा ही नहीं रहा, 2 का सामान पकड़ूंगा, 3 का बेच दूंगा, 1000 रुपया बैठे बैठे पर रोस्टर मुझे मिल गया, 3000 रोस्टर मैं मल्टीप्लाई खुद ही कर लीजिएगा। ये बैठे बैठे आपके जेब में फायदा है थ्रू आउटसोर्सिंग। मैंने खुद कुछ नहीं किया, ना हींग लगी ना फटकरी का, मेरा काम हो चुका है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ के ये काम शुरू कर देना है। आप लोगों ने सिर्फ ये सीखना है कि भाई काम करवाना कैसे है, डील करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप लोग डील अच्छा कर लेते हैं, नेगोशिएट अच्छा कर लेते हैं और अगर अपने टास्क को सही से मैनेज कर लें तो आपसे अच्छा बच्चा ही कोई नहीं है। तो अब 1000 मल्टीप्लाई बाय 3000, ये आपको बैठे बिठाए बेनिफिट मिल गया। सिर्फ आपने क्या किया, एक कॉल की ऑर्डर के लिए, रिसीव करने के लिए, और एक कॉल की ऑर्डर आगे सप्लाई करने के लिए। अब ये बंदा छोटा कारपेंटर अपनी गाड़ी से उस मेन कस्टमर को खुद ही सामान भी पहुंचा देगा, आपको डिलीवरी कॉस्ट भी कोई इनकर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ आप अपने बंदे को साथ भेजेंगे ताकि ये आपस में डायरेक्ट ना हो जाए, और अगर डायरेक्ट हो गया तो फिर ठाकुर तो गए हो, फिर तो आपका मोह में हो जाएगा। डन। सो दिस इज आउटसोर्सिंग। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट की, विच इज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल कहते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं है, कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है। लेट मी गिव यू अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस। एक दफा का जिक्र है कि एक बंदे को टैक्सी की जरूरत थी। अब वो सर्च कर रहा है कि टैक्सी मुझे कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। तो इत्तफाकन उसको 4 दिन पहले एक टैक्सी वाले ने अपना नंबर लिखवाया था। उसने कॉल की तो उसने कहा कि भाई क्या आ सकते हो? उसने कहा सर माजरत है मगर आप इन 2 लोगों का नंबर और नोट कर लें। उन 2 से पूछा तो उन्होंने आगे 4 का नंबर दे दिया, 4 से पूछा उन्होंने आगे 8 का नंबर दे दिया, और एंड के ऊपर कोई ना कोई टैक्सी वाला आ गया और आगे मुझे राइड करके ले गया। मैंने कहा यार ये काम तो मज़े का है। मैं गया मार्केट में, मैंने तमाम टैक्सी वालों के नंबर अपने पास मोबाइल में सेव कर लिए और अखबार में इश्तिहार दिया कि अगर किसी को फौरी टैक्सी की ज़रूरत है तो इस नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको टैक्सी अरेंज करवा के दे दूंगा। मेरे पास खुद को टैक्सी नहीं है, सिर्फ मेरे पास क्या है, कॉन्टैक्ट्स। कस्टमर मुझे कॉल करेगा, मैं आगे कॉल करूंगा, जो एग्री होगा जो पास होगा आपस में कॉन्ट्रैक्ट करवा दूंगा और अपनी कमीशन जेब में रख लूँगा। फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, एक और आइडिया आया कि भाई सिर्फ शहर के क्यों,
सिर्फ शहर के क्यों, पूरे मुल्क के क्यों नहीं? और नंबर्स सेव क्यों करूं? क्यों ना मैं कस्टमर्स को भी ऐप पे लाऊं, ड्राइवर्स को भी ऐप पे लाऊं और दोनों को डायरेक्ट खुद ही करवा दूं, और जो पैसा टैक्सी वालों को मिल रहा है उसमें से 10% या 20% मेरा हो, कमीशन कमाऊं। करीम बन गई, करीम डेवलप हो गई, उबर डेवलप हो गई। लार्जेस्ट टैक्सी सर्विसेज जिनके पास कोई अपनी गाड़ी ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है। तो ये क्या है? दिस इज आउटसोर्सिंग, सॉरी दिस इज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग कॉल्ड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे सब कुछ हवाई हो रहा है, कोई फिजिकल मौजूद नहीं है। इसमें फिर भी फिजिकल एक बिल्डिंग मौजूद थी जहां पे वो काम करते थे, यहां पे तो वो भी नहीं है, यहां पे तो वो भी नहीं है। सो सर दिस वाज चैप्टर नंबर 3। होपफुली यू हैव एंजॉयड। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हम इसको पूरा वन गो में करें ताकि आपको पूरे चैप्टर की थीम समझ आ जाए। डन हो गया। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा चैप्टर नंबर 1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।